इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, अब आगे आगे देख होता है क्या। बड़ी मशहूर एक कहावत है कि रिवाज इंसान को गुलाम बनाता है और सोच बगावत पर मजबूर कर देता है। कुछ ऐसा ही जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है। सोनम वांगचुक को जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कल लेकर गई, उसने एक बार फिर से ये प्रश्न हमारे लोकतंत्र और आजाद भारत के सीने पर लाकर खड़ा कर दिया है, बीच में लाकर खड़ा कर दिया है कि क्या अब सरकारें आंदोलनों को इसी दमनकारी रवैये के तहत निपटाएंगी, खत्म करेंगी। कल जिस तरीके से सोनम वांगचुक को जंतर मंतर पे जिस बिस्तर की चादर पर वो लेटे थे, उस चादर समेत लपेट कर लेकर एम्बुलेंस में डाला और सफदरजंग ले गए। उनकी धर्म पत्नी सफदरजंग अस्पताल में गिड़गिड़ाती रही कि हमें प्राइवेट हॉस्पिटल डिस्चार्ज कर दो। जितना मैं सफदरजंग को जानता हूं, अगर कोई नॉर्मल केस होता तो तुरंत डिस्चार्ज कर देते। आखिर इस इलीगल डिटेंशन के कारण क्या है? क्या वाकई सरकार अब संवेदनशील रही है, या अब उसके फैसलों में भी बुलडोजर घुस गया है? बुलडोजर जैसे अब उसके फैसले होने लगे कि जो आपके खिलाफ आवाज उठाए उसे ध्वस्त कर। तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए, इन तमाम विषयों पर, प्रश्नों पर प्रकाश डालने के लिए नीरज मेहरे साहब है। नीरज मेहरे, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबा पत्रकारिता का अनुभव है और सर से समझेंगे कि सोनम वांगचुक और सीजेपी के इस प्रोटेस्ट को और जिस तरीके से सोनम वांगचुक को ले जाया गया, उनको वो क्या समझ लगती है और कैसे देखते हैं। नीरज मेहरे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नीरज मेहरे साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने खास कार्यक्रम में। नीरज सर, सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है आपसे कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक को कल ले जाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, उस रवैये को आप कैसे देखते हैं? जो व्यक्ति आपके देश के लिए एक एसेट के रूप में हो, इतना बड़ा शिक्षाविद, पर्यावरणविद, नवाचार में जिसका इतना सहयोग रहा हो देश में, कैसे देख रहे हैं सोनम वांगचुक को जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट से ले जाने के उस वाक्य? देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश की सरकार अब लोकतांत्रिक तरीके को छोड़ के राजशाही की ओर बढ़ रही है। जो तरीके अपना रही है वो निश्चित रूप से कभी इस देश में अंग्रेजों ने अपनाए थे या राजशाही में हुआ करते थे। एक बड़ी बात है कि एक आतंकवादी नहीं थे, एक गलत मांग नहीं लेके बैठे थे सोनम वांगचुक, एक बहुत जिम्मेदाराना चीज, नीट की परीक्षा, पेपर लीक, तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने वहां धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने उनको उठाया और चद्दर में लपेट के और एम्बुलेंस में रख के और अस्पताल में भर्ती कराया, निश्चित रूप से ये निंदनीय है। सरकार को चाहिए था कि वो अपना एक प्रतिनिधि भेज सकती थी, सरकार का कोई सांसद आके मिल सकता था, क्योंकि उनकी मांगे जायज थी। अगर सरकार जिस तरह की दावे कर रही है कि 2047 में विकसित गणराज्य हम बनाएंगे, तो विकसित गणराज्य ऐसे नहीं बनेगा कि आप मंदिर मस्जिद की बात करें, हिंदू मुसलमान की बात करें, दंगा फसाद हो, जनता के मुद्दों पे चर्चा ही ना हो। तो मुझे लगता है कि ये तरीका बहुत निश्चित रूप से गलत है। इस तरह की तानाशाही वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो मांग थी वो जायज थी। निश्चित रूप से देश का युवा आज के दौर में महंगाई और बेरोजगारी और पेपर लीक जैसी बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, और उस युवा की हक की मांग करने वाले लोगों के साथ अगर आप इस तरह का व्यवहार करेंगे, दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। जी। नीरज सर, मेरे को एक बात आपसे समझनी है कि पहले अन्ना हजारे का भी हमने आंदोलन देखा और ये सोनम वांगचुक का भी आंदोलन हमने देखा। लगभग 20 दिन तक वो भूखे रहे, सिर्फ
नमक पानी पीते रहे। आपको क्या फ़र्क दिखता है? क्योंकि अन्ना हज़ारे आंदोलन के की कुछ यादें मेरे पास जीवंत है कि 3-4 दिन अन्ना हज़ारे को हुआ था भूख हड़ताल पर अनशन पर बैठे, सरकार ने कमेटी गठित कर दी थी। उस कमेटी में मंत्रिमंडल के लोग शामिल थे और एक संवाद स्थापित कर दिया गया था आईपैक के साथ, और वो जो पूरा प्रबंधन था अन्ना हजारे के आंदोलन का, उन लोगों के साथ उनकी मांगों को लेकर। क्या आज के समय में सरकार अपना ईगो लेकर बैठी है कि अगर हम आंदोलनकारियों से बात करेंगे तो कहीं न कहीं हम गलत साबित हो जाएँगे, ये हमारे फैसलों के विरुद्ध चला जाएगा? और क्या ये सरकार ये समझ नहीं पा रही कि लोकतंत्र में पीछे हटना भी लोकतंत्र को मजबूत करता है? नीरज साहब। देखिए, महत्वपूर्ण बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी चीजों का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी तरह जानती है। जैसे मैं जी, छोटा सा उदाहरण दूंगा, चूंकि आपने आदरणीय अन्ना हजारे जी का जिक्र किया। तो भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी तो उन्होंने जी, अन्ना हजारे का प्रयोग किया, और अब अगर जी, सत्ता में है तो वो इथेनॉल के माध्यम से गन्ने का प्रयोग कर रही है। न किसी से कुछ पूछती है, जो उसकी मर्जी आती है वो जी, जनता पे, 144 करोड़ जनता पे थोप देती है। सरकार के किसी भी मंत्री, किसी नेता, किसी बड़े लीडर से अगर आप बात करेंगे, चाहे वो बड़ा पार्टी का बड़ा पदाधिकारी हो, अगर आप राम मंदिर पे चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से वो भाग जाएगा और अपने से बचेगा। आप ये जी, स्वीकार करना पड़ेगा आपको, और लोगों ने किया है। 120 हुँ, करोड़ जनता के विश्वास पर और डाका डाला गया। 120 करोड़ जनता को आहत चोट पहुंची है। अन्य अन्य धार्मिक लोगों ने भी इस पे अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं कि हाँ, चंदा चोरी हुआ। लेकिन जो चीजें आप कर रहे हैं, जिन चीजों को आप करना चाहते हैं, तो आप बताते कुछ और है, होता कुछ है और दिखाते कुछ और है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप देश की जनता के लिए करना चाह रहे हैं, तो देश की जनता को बताने में क्या हर्ज है। और जब भी अगर राजनीतिक भाषण देखिए, किसी रैली को देखिए या नेता कोई बड़ी बात करेंगे, तो वो हमेशा जो है एकदम या तो 2047 की बात करेंगे विकसित गणराज्य की, या फिर पंडित नेहरू और अंग्रेज और मुगल और महाराणा सांगा पे चले जाएंगे। मुझे लगता है कि जी, 20 के कार्यकाल पे भी देश को बात करनी चाहिए। 12 जी, साल से ज्यादा हो गया आपको लगातार देश की सत्ता में। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता से आप पूछ लीजिए कि 80 करोड़ लोगों को आप लगातार राशन दे रहे हैं। एक आदमी का जी, नाम भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं बता पाएगा कि 80 करोड़ में से हमने एक आदमी को विकसित कर दिया और देश की मुख्य धारा में जोड़ दिया ना। नहीं वो तो 80 बता करोड़ रहे हैं को सर कि राशन दे रहे 80 हैं, करोड़ों लोगों को हमने तमाम चीजें गरीबी रेखा ऐसी से हैं। बाहर निकाल लेकिन दिया। निश्चित नहीं, बताना अलग बात है, नहीं दिखाइए ना डाटा। आज भी डाटा तो आपका यही कह रहा है, आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। सदन की बात हुँ, आएगी तो सदन नहीं चलने देंगे। निश्चित रूप से सदन शोर से नहीं, तर्क से चलता है, चाहे सत्ता पक्ष हो या जी, विपक्ष हो, तर्क से ही बात होनी हुँ, चाहिए। और सदन की कार्रवाई, 1 मिनट का खर्चा अगर 1.5 लाख रुपया आता है, तो जनता की जी, गाड़ी कमाई से आता है, और सदन में जनता के ही मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। ये देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरी बड़ी बात कि जिस तरह की चीजें लगातार आप कर रहे हैं, जनता जी, बुलडोजर और इस तरह के जो फैसले हैं आपके, बुलडोजर वाले फैसले, अब तक ये चीजें उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब देश की सरकार भी इसी तरह बात करने में आमादा हो गई है, जिस तरह की सोनम सर के साथ घटना की गई। निश्चित रूप से उनकी पत्नी ने जो चीजें कही वो सत्य है। गीता, रामायण, बाइबल, कुरान है, लेकिन सरकार चूंकि अब मन से नहीं सोचती है, दिमाग से नहीं सोचती है, दिल से नहीं सोचती है, फैसला थोप देती है, जैसे एथेनॉल वाला थोप दिया गया। जी। जी। जी नीरज सर, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। कल मैं रात को एलजेपी प्रमुख का बयान आया, उन्होंने कहा कि जी आंदोलन की क्या जरूरत है, लोकतंत्र है और हम चुनी हुई सरकार है, जनता ने हम पर भरोसा करके हमें भेजा है। मतलब ये किस तरह की बात हुई कि अगर आपके फैसले पर जनता, भले ही मैं समझता हूँ कि एक व्यक्ति को भी लोकतंत्र में अगर आपके फैसलों पर किसी भी तरह का संदेह है या उसे पसंद नहीं आ रहा और वो आपके पास शिकायत लेकर आ रहा है, तो क्या लोकतंत्र में संवाद करना नहीं चाहिए सर? क्योंकि संवाद से ही समाधान पर पहुंचेंगे और लोकतंत्र मजबूत होगा। चिराग पासवान कहते हैं कि हम चुनी हुई सरकार है, लोगों ने चुनकर भेजा है, फिर चुनी हुई सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का मतलब क्या है? ये आपको दिखाता है क्या सर कि ये एक तरीके की बड़ी संवेदनहीन हीन बात सरकार का एक सहयोगी दल कर रहा है और उसके भी प्रमुख कर रहे हैं सर?
देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि चिराग पासवान जी कहें या और कोई व्यक्ति कहे कि चुनी हुई सरकार है, कोई सारी दुनिया, सारा हिंदुस्तान जानता है कि आप 300 सीट का दावा कर रहे थे, 2024 में आप 240 पे आप निपट गए। इससे साफ हम्म, जाहिर होता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी गिरी। क्रेडिबिलिटी यही नहीं रुकी, क्रेडिबिलिटी इतनी बुरी कि बनारस में मोदी जी के वोटों की जीत का अंतर लाखों में कम हुआ, राजनाथ सिंह का लखनऊ में कम हुआ, गोरखपुर में कम हम्म, हुआ, और जिस रामलला को लेके आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक घूमते थे, वो रामलला हम्म, अयोध्या वाली सीट भी आप हार गए। तो निश्चित रूप से जी, आपकी क्रेडिबिलिटी गिरी। और आप जो बात कह रहे हैं कि हम चुनी हुई सरकार है, तो 543 में से 230 हटा दिए, कहाँ चुनी हुई सरकार है आप जी, जनता के विरुद्ध सरकार बनाई है, आपने गठबंधन सरकार बनाई है, जोड़ तोड़ की राजनीति करके बनाई है, ईडी सीबीआई के दबाव में आके सरकार बनाई है। क्या आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आपके साथ पहले आए थे? नहीं आए थे, उनके भाई को जेल में रहना पड़ा, उनके खिलाफ वो भी जेल गए, उनके खिलाफ तमाम कार्रवाइयां हुई, मजबूरन वो आपके साथ आए और आपने सरकार बनाई। तो निश्चित रूप से अगर आंदोलन, अंग्रेजों के समय देश के लोग आंदोलन नहीं करते थे क्या? उसके बाद इंदिरा गांधी जी, के जमाने में आंदोलन नहीं हुए क्या? सबके, अटल जी के हम्म, जमाने में आंदोलन नहीं हुए क्या? सबके जमाने में आंदोलन हुए। निश्चित रूप से आंदोलन ही एक जनता के पास अंतिम मैं हथियार है कि अपनी मांग सर को बड़ा लेकर आपको प्रोटेस्ट करें, सड़कों पर जी, उतरे। बीच में रोकना चाहूंगा। मुझे याद आता है कि जब महात्मा गांधी राष्ट्रपिता आंदोलन पर बैठते थे, तो अंग्रेज अधिकारी उनके पास पहुंच जाते थे। जब आजादी के समय दंगे हुए और नोआखली में गांधी बैठे, तो तमाम बड़े नेता, चाहे वो कांग्रेस, उस दौर की कांग्रेस और नेहरू से अपने विचार सम्मत रखते हो नहीं रखते हो, तमाम लोग पहुंच जाते थे। अन्ना हजारे से वार्ता हुई इमरजेंसी में। मेरे को याद है सर कि जो मैंने पढ़ा है, आपातकाल में जेपी से मिलने, और इंदिरा गांधी खुद गई और कई चिट्ठियों के माध्यमों से और अधिकारियों के माध्यमों से वार्ता हुई। आखिर ये सरकार, क्योंकि हमने देखा सर इसी देश में किसान आंदोलन करते रहे, 700 किसान से अधिक उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। नीट का पेपर लीक हुआ, 20 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली। मतलब ये किस तरह का समाज हम लोग गढ़ रहे हैं, और ये किस तरह के लोकतंत्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को लोकतंत्र की जननी कहते हैं, तो और जब हम वंदे मातरम पर डिबेट कर रहे हैं और उससे संबंधित बिल लाने की बात कर रहे हैं, क्या वाकई आंदोलनों के साथ इस तरीके के रवैये भारत माता, इस देश के लोकतंत्र, स्वतंत्रता सेनानियों, हमारे पुरखों के साथ ये लोग न्याय कर रहे हैं, या सिर्फ इनके हाथी के दांत है, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले जो सरकार चलती थी, या जो चीजें हम और आप कहते थे या पुराने जमाने के लोग कहते थे, उस दौर के नेता कहते थे, वो जी, कागजों में दर्ज होता था। अब हम्म, डिजिटल इंडिया है, तो आप डिजिटली दर्ज है। कागज 100 साल हम्म, बाद गल जाएगा, फट जाएगा, गायब हो जाएगा, लेकिन डिजिटल आपको हजारों साल तक लोग देखेंगे। और जो, अगर हम एक उंगली आपकी तरफ उठाते हैं, तो 3 उंगली मेरी तरफ रहती हैं, ये भी आने वाली पीढ़ियां देखेंगी। निश्चित रूप से जिस तरह आप आज पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, तमाम लोगों पे चर्चा करते हैं, आने वाले यही सदन, यही दीवारें, यही कुर्सियां होंगी, लेकिन लोग बदल जी, जाएंगे और चर्चा आप पर की जाएगी। ये आपको देखना होगा। दूसरी बड़ी बात, संवेदनशीलता आप अपने, हमारे देश की सरकार की इतनी है कि आप देखिए कि देश का अन्नदाता जिसको कहती है किसान, देश की राजधानी दिल्ली में नहीं घुस पाया, और आतंकी बॉर्डर सीमा पार करके पहलगांव में हत्या करके चले जाते हैं। ये देश की सरकार की संवेदनशीलता है। निश्चित रूप से इस तरह की चीजें, इस तरह के आंदोलन हमें याद है, हमने भी पढ़ा है, सुना है लोगों से, बड़े राजनीतिक विश्लेषकों को सुना है कि सोनम वांगचुक के पिताजी ने भी एक बार इसी तरह का धरना दिया था, और उस समय जी, इंदिरा जी, गांधी ने स्वयं आके उनको जूस पिलाया हम्म, था, उनके अनशन को तोड़वाया था। मुझे लगता है कि सरकार के किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी सांसद को जाके, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और उनके शिक्षा मंत्री को लगता है कि उनका अपमान होगा वहां जाने से, तो सांसद विधायक को भेज देते, पार्टी के प्रदेश जी, अध्यक्ष भेज देते, राष्ट्रीय अध्यक्ष भेज देते। निश्चित रूप से उनकी मांग जायज थी, युवाओं के प्रति जायज थी, और युवा किसी भी देश का भविष्य होता है। एक बड़ी चीज हम आपको बता दें, जिस देश की जी, शिक्षा और जिस देश का स्वास्थ्य खराब होता है, वो देश कभी तरक्की नहीं कर पाता। जी। जी। सर नीरज साहब, बड़ी अच्छी आपने बात की। इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाकर फिर आपसे जवाब लेना चाहूंगा।
जैसे आपने ज़िक्र किया नीरज सर कि इस देश में अभी भी 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है और हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। क्या सरकारों को पता है सर कि अगर हम राशन की जगह शिक्षा दे देंगे, तो शिक्षा सोच पैदा करेगी और सोच से बगावत उत्पन्न होगी, जैसा हमने जंतर-मंतर पर देखा। ये बड़ी एक बड़ा कारण है क्या कि सरकार लगातार से जो यूनिवर्सिटीज़ है, उन पर अलग-अलग तरीके से मतलब शिक्षा का बजट कम कर दे रही है या अलग-अलग तरीके से अटैक किए जा रहे हैं। जैसे जेएनयू को देख लीजिए, जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी बता देते हैं, जामिया की में बच्चों को मारा जाता है। जौहर यूनिवर्सिटी का मैं भी यहाँ पर ज़िक्र करना चाहूँगा, कई दर्शक इत्तेफ़ाक रखे ना रखे, लेकिन रामपुर और उसके आस-पास के बेस्ट विश्वविद्यालयों में से एक क्या उस पर भी बुलडोज़र चलाने की बात कही जा रही है? क्या विश्वविद्यालयों को खत्म करना, उन पर बुलडोज़र चला देना अ, अब इस सरकार की नीति बन गया है, क्योंकि पढ़ा-लिखा इंडिया सिर्फ़ इनके पोस्टरों का हिस्सा बन गया है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी कहाँ पढ़ेगी, इंडिया कहाँ पढ़ेगा, जब ना रोज़गार है और ना शिक्षा हासिल करने के मौके हैं, नीरज साहब? देखिए, निश्चित रूप से सरकार की मंशा यही है कि लोग पढ़ेंगे तो हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट भी करेंगे और हमारी बातों को जान जाएंगे कि हम करना क्या चाह रहे हैं, कहते कुछ है और दिखाएंगे कुछ और। दूसरी बड़ी बात जो आपने बहुत अच्छी बात करी रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी की, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी सोच समझ के इस मुद्दे को उछाला गया है, क्योंकि राम मंदिर चंदा चोरी वाला मामला किसी भी हालत में ठंडा होने के कगार पे नहीं था। हालांकि इसको ठंडा करने के लिए वक्फ बिल बोर्ड पे भी तमाम उंगलियां उठाई गई, तमाम मौलानाओं ने बयान दिए, लेकिन वो मामला ठंडा नहीं हुआ। तो सरकार को लगा कि ये आजम खां और जौहर यूनिवर्सिटी का जो जिन बोतल में बंद है, इसको निकाल के प्रयोग किया जाए, उसका प्रयोग किया गया। अब सरकार अगर उसको तोड़ना चाहती, मैं पूर्ण बात को समझेंगे, आप भी समझिए और दर्शक भी हमारे समझेंगे, अगर सरकार उसको तोड़ना चाहती तो अब तक की सरकार की बिल्डिंग तोड़ने की, बुलडोजर चलाने की कार्रवाई देखिए, 2 घंटा 4 घंटा 24 घंटे में उसको ध्वस्त कर देती। और चूंकि सरकार की मंशा तोड़ने की नहीं थी, सरकार ने उसमें एक राजनीतिक चाल चली कि उसमें 15 दिन का समय दे दिया गया। 15 दिन का समय दे दिया गया। अब देश भर के टीवी चैनल जो गोदी मीडिया कहे जाते हैं, वो इस पूरे मुद्दे को लेकर डिबेट करेंगे। डिबेट में तमाम हुँ, मुद्दे उखड़ेंगे, तमाम दिखाई देंगे। कुल मिलाकर जो सरकार की मंशा है कि राम मंदिर चंदा चोरी वाला मामला दब जाए और जौहर यूनिवर्सिटी आज और आजम खां सड़क पे आ जाए। सरकार चाहती यही है, क्योंकि 15 दिन डिबेट होगी, लोगों के दिमाग से निकलेगा और उतने देर में जो जौहर यूनिवर्सिटी के लोग हैं, जो उनके प्रबंध समिति है, वो निश्चित रूप से जाएंगे, हाई कोर्ट से इसलिए ले आएंगे या कोर्ट में विचाराधीन मामला हो जाएगा और सरकार इसको तोड़ नहीं पाएगी। तो सरकार की जो मंशा है तमाम नए तरीके से है, नई बातें करती है और नई चाल चलती है। मुझे लगता है कि देश की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है और इस तरह की चीजों से बचती है, क्योंकि जनता जानती है कि ये मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान के अलावा कोई नई बात नहीं करेंगे। सड़क हो, बिजली हो, पानी है, स्वास्थ्य है, पहलवान है, किसान है, नौजवान है, इन पर चर्चा होनी चाहिए ना, इन पर कोई चर्चा नहीं होगी। स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए आप, तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात होगी, तमाम मेडिकल कॉलेजों की बात होगी, अस्पतालों में चले जाइए, हालत क्या है। जिला अस्पताल को आपने मेडिकल कॉलेज बना दिया, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाए जा रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं। आप सड़क एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, निश्चित रूप से हम भी स्वागत करते हैं, एक्सप्रेस वे बनाएंगे आप, लोगों को सुविधाएं मिलेगी, लेकिन एक्सप्रेस वे बनता बाद में है और टूटने पहले लगता है। तमाम चीजें जी। आपने और हमने भी देखी, मीडिया सोशल मीडिया हुँ। पे भी लगातार तैर रही है। महत्वपूर्ण और बात सर है कि अब जो जनता, हुँ, अब जो जनता है, एक अंतिम बात कहूँ, हुँ, अब जो जनता है वो हाथ में पत्थर लेके सड़क पे नहीं उतर रही है। अब वो सोशल जी। मीडिया के माध्यम से, ये सरकार जो दावा कर रही है कि अब लोग पत्थर नहीं फेंक रहे हैं, लोग हमले नहीं कर रहे, नहीं, अब जनता सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात कह सकती है, अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है और अपने तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रही है। जी। जी, नीरज मेरे साहब बड़ी कमाल की भी बात है, फिर सोनम वांगचुक पर लौटेंगे, बड़ा संक्षिप्त में इस पे जवाब चाहूँगा। ज़ोहर यूनिवर्सिटी का वाकया इसलिए भी निकला क्योंकि मैं मैंने खुद वो यूनिवर्सिटी निजी रूप से देखी है सर। एक पत्रकारिता के कार्य के लिए मैं उस यूनिवर्सिटी में गया था। मैं अगर इस बात को छोड़ दूँ कि अ, उसकी जब नींव रखी गई तो किस राजनीतिक व्यक्ति ने नींव का पहला पत्थर रखा, सारा खेल वही है, आप भी समझते हैं। लेकिन बीजेपी ये नहीं बता रही कि अजीज कुरैशी जो
बीजेपी के द्वारा ही राज्यपाल यूपी के बनाए गए थे, उन्होंने ही अब्दुल्ला आजम खान को उस यूनिवर्सिटी का चांसलर नियुक्त किया था। बीजेपी अपनी जो कारस्तानी है, आपको लगता है कि उसको छुपा लेती है और सारा दोष दूसरों पर मढ़ देती है सर? नहीं, निश्चित रूप से इसका मैंने जीता जागता उदाहरण आपको दिया कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी तो उन्होंने अन्ना का प्रयोग किया और आज सरकार में आ गई तो गन्ने का प्रयोग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जनता को कैसे गुमराह किया जाता है और चीजों का किस तरह से हम मोड़ के और जनता को दे सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मन के हिसाब से बात करती है, जनता के मूड को परख लेती है, जनता के विश्वास को हासिल करने में उसने महारत हासिल कर रखी है, वो चाहे जिस तरह हो। आप शिक्षा की बात करेंगे, शिक्षा में कितने स्कूल प्रदेश भर में बंद हुए हैं, तमाम जगह देश में भी बंद हुए, और आप मंदिरालय देख लीजिए तो कितने ज्यादा खुल गए पिछली सरकार की अपेक्षा इस सरकार में देख लीजिए। तमाम ऐसी चीजें हैं जो जनता से मुड़ी, जनता के से जुड़े किसी भी मुद्दे पे सरकार बात नहीं करना चाहती है। चाहे किसान हो, बीज हो, कभी किसान बीज के लिए लाइन में लगता है, कभी खाद के लिए लगता है, आज डीजल के लिए लाइन में लगा था बीच में, और तमाम ऐसी चीजें हैं, कीटनाशक दवाइयां हैं जो किसान को नहीं मिल पा रही, और लगातार आप किसान को अन्नदाता कह रहे हैं, लगातार अन्नदाता कह रहे हैं, और वो किसान दिल्ली देश की राजधानी में नहीं घुस पाता है। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने वहां आत्महत्या की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार अपने जी, तरीके से चल रही है। ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, तमाम चीजें जो एजेंसियां हैं उनका आप अपने तरीके से प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि सारे राजनीतिक दलों को संतुष्ट करे और चुनाव कराए। दो ही काम है उसके जी। पास, न तो वो चुनाव ढंग से सोनम करा पा रही है और ना ही राजनीतिक दलों को संतुष्ट कर पा रही है। जी। सर, सोनम वांगचुक को जिस तरीके से सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में रखा गया है, आपको लगता है, आप एक पत्रकार होने के नाते इतना लंबा अनुभव है सर, ये सरकारें कब करती है कि जब एक आंदोलनकारी है जो शांतिपूर्ण अनशन कर रहा है, हाईकोर्ट ने ठीक है कहा कि हर एक व्यक्ति की जान अहम है और मॉनिटर की जाए। आप आते हैं, उनको ले जाते हैं और सफदरजंग डाल देते हैं, और हेल्थ बुलेटिन आता है तो उसमें कहा जाता है कि सब कुछ ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि ये कुछ इनलीगल डिटेंशन जैसा है सोनम वांगचुक का? देखिए, सोनम वांगचुक भारत के एक प्रसिद्ध इंजीनियर, इनोवेटर और शिक्षा सुधारक है। मुझे लगता है कि 2000 एक लंबे समय से वो इस पे काम कर रहे हैं, और उन्होंने कोई भी ऐसा काम जो हमने पढ़ा है या हमने सुना है ऐसा नहीं किया है जो हमारे देश के संविधान के खिलाफ हो, जो हमारे देश की संस्कृति के खिलाफ हो, जो हमारे देश के विरोध में हो। तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के साथ जिस तरह की घटना हुई है, जिस तरह की चीजें हुई हैं, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है ये देश चलाने के लिए कि ऐसे लोगों को सुरक्षित और सम्मानित करती है। लेकिन आप उनके भूख हड़ताल को खत्म करने के लिए कोई नहीं जाएगा। आप अपने तरीके से जो अंग्रेजी शासन में होता था, अंग्रेजों के शासन में होता था, जो तानाशाही में होता था, वो रवैया अपनाकर और उनको उठा के ले जाके आपने वहां अस्पताल में रख दिया। निश्चित रूप से उनकी पत्नी के जो दावे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि बिना उनकी मर्जी के, बिना उनकी इजाजत के क्या इलाज किया जा रहा है, कोई घटना दुर्घटना होती है, जिम्मेदारी कौन लेगा? दिल्ली पुलिस के उन अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं सरकार के इशारे पर। निश्चित रूप से क्या माननीय न्यायालय ने इस तरह का कोई आदेश दिया था? नहीं दिया था। लेकिन आपने अपनी बात को मनवाने के लिए अपने तरीके से इस तरह की घटना की जो निश्चित रूप से सरकार देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार के लिए निंदनीय है। जी। जी। सर, एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। कल से संसद का सत्र शुरू है। हमने देखा कि जब महिला पहलवान भी अपना ये हकों की मांग के लिए जंतर मंतर पर बैठी थी, किस तरीके से उस आंदोलन को, उस हक की लड़ाई को खत्म किया गया। आपको क्या लगता है सर, कल इस सीजेपी प्रोटेस्ट और खास तौर पर अब ये सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट बन गया है, इसको भी क्या उसी दमनकारी रवैये से हटाया जा सकता है? देखिए, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि विपक्ष से जनता से जुड़े सवालों पे 144 करोड़ जनता के साथ साथ विपक्ष को भी संतुष्ट करे, क्योंकि करोड़ों लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। और विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि संसदीय मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए जनता के मूलभूत मुद्दे हैं उन्हीं पर सवाल उठाए, क्योंकि सदन शोर से नहीं तर्क से चलता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ये चाहती है कि विपक्ष हंगामा करे, शोर करे
और उन्हें जनता के मुद्दों पे जवाब न देना पड़े। लेकिन मुझे लगता है पेपर लीक हो, राम मंदिर चंदा चोरी हो, सोनम वांगचुक हो, रोजगार हो, पेट्रोल हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है कि इन पे जवाबदेही हो। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था कि 1 मिनट का खर्चा 1.5 लाख रुपया होता है, और अगर हम राज्यसभा और लोकसभा दोनों को जोड़ देते हैं तो 3 लाख पे पहुंच जाता है। जनता गाड़ी कमाई से टैक्स से लिए चलाने वाले सदन को ही आप नहीं चलने देंगे। और लगातार अगर हम इस चीज सदन की तुलना थोड़ा सा पीछे चले, 10-15 साल पीछे अगर तुलना करेंगे तो 15 साल पहले की अपेक्षा सदन की कार्रवाई लगभग 59% गिरी है। सदन ही नहीं चला, तो सदन नहीं चलेगा तो जनता के मुद्दों पर चर्चा कैसे होगी। और सांसदों की संख्या अब लगातार जो परिसीमन बिल ला के बढ़ाना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी जब 543 सांसद हैं, कितने लोगों को सदन चलता है उस समय बोलने का अवसर प्राप्त होता है। अगर आप 800 850 ले आएंगे तो समय आपके पास है नहीं, सदन आप चलाएंगे नहीं, तो जनप्रतिनिधि वहां जनता के मूल मुद्दों पर चर्चा कैसे करेंगे। मुझे लगता है कि देश की सरकार को संवेदनशील होना चाहिए कि सत्ताएं 100 साल के लिए नहीं आती। हम सरकार सबकी हटती है और नई सरकार आती है, और जनता को भी चाहिए हर 5 साल में सरकारें बदलती रहे, जिससे कि आने वाली सरकार और मेहनत करे और जाने वाली सरकार ये कहे कि हमसे ये गलतियां हुई, जिसको हम सुधारेंगे अगर अगली बार सत्ता में आए। लगातार 12 साल से सरकार सत्ता में है, उसके बाद भी सरकार की 10 साल की उपलब्धियां नहीं गिनाई जाती। मंदिर मस्जिद, जी, हिंदू मुसलमान, नारा टांगा मुगल। और मुझे लगता है कि इतिहास पढ़ने की चीज है, इतिहास सीखने की चीज है, इतिहास पे काम नहीं किया जा सकता। काम उसी पे करना होगा जो आपका मूल मुद्दा है कि 2047 में आप विकसित गणराज्य बनाने की बात कर रहे हैं, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। जी। जी। अब तो नीरज मेहरे साहब यही रह गया है कि सभी समस्याओं का एक ही समाधान, हिंदू मुसलमान। बहुत शुक्रिया नीरज मेहरे साहब आपका समय निकालने के लिए। अब देखना है कि सोनम वांगचुक और सीजेपी के प्रोटेस्ट का भविष्य क्या होता है। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।